Hello, my dear friends. Welcome to Mura Academy. Now, today we are going to solve the last problem from the topic of journal. आज तक हमने जो अलग अलग प्रॉब्लम्स किए थे उसके अंदर एक प्रॉब्लम में जनरली एक ही एडजस्टमेंट रहता था, बट आज का प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है। फाइनल बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो फाइनल मतलब थोड़ा टफ रहता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, प्रॉब्लम एक्चुअली है आसान, बट उन्होंने अलग अलग पॉइंट्स जिसके लिए हमेशा प्रॉब्लम अलग अलग एडजस्टमेंट कंसिडर करता था, उसके जगह पे एक ही एडजस्टमेंट के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। तो इसके लिए प्रॉब्लम शायद थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट है, ऐसा कोई कोई बच्चों को लग सकता है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो देन लेट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ जर्नल। जर्नल का प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, मन में अपने पास वो रूल्स रेडी रहने चाहिए। रूल्स कौन से रहते हैं आपके, पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल्स है। पहला रूल कौन है रे, पर्सनल रूल याद है ना सबको, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भूलने का नहीं है, ये तो अभी अपने खून में दौड़ते रहने चाहिए हमेशा रूल्स, ओके। रियल, क्योंकि ये रूल्स के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, कन्नड़ा में, किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए ट्रांजैक्शन को हम लोग अकाउंट्स के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। रियल अकाउंट के रूल क्या है, रियल अकाउंट के रूल है डेबिट वॉट comes in and credit what goes out। और लास्ट टाइप का अकाउंट कौन सा रहता है, नॉमिनल अकाउंट रहता है। उसके रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। काम खत्म। सो रूल्स तो लिख के हो गया अपने। अभी अपने को देखने का है कि किसके बुक्स में अपने को एंट्री करना है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, हमेशा याद रखो, यू आर नॉट द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस मन, बट यू आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। तो कौन सा बिजनेस है देखो जरा, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। सो इन द बुक्स ऑफ रेमंड लिखने का है, इन द बुक्स ऑफ रेमंड, ओके। चलो देन अभी देखो ट्रांजेक्शन कैसे बात कर रहा है। परचेस गुड्स फ्रॉम काजल, गुड्स परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है, इसका मतलब गुड्स आर कमिंग इन। गुड्स मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है, लेकिन गुड्स का कभी नाम हम लेते नहीं है। हम हमेशा नाम किसका लेते हैं, आइदर परचेस, नहीं तो सेल्स, नहीं तो परचेस रिटर्न, नहीं तो सेल्स रिटर्न। ऐसे अपने चार अलग अलग अकाउंट रहते हैं, तो यहाँ पे परचेस अकाउंट का नाम लेना पड़ेगा। गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट वॉट कम्स इन, मतलब परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसके पास से परचेस किया है, काजल के पास से परचेस किया है। अभी पेमेंट किया रहेगा तो कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब काजल का नाम चला जाएगा नरेशन में, उसको एंट्री में जगह नहीं मिलेगी। और पेमेंट नहीं किया रहेगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगा, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा तो काजल का नाम एंट्री के अंदर आ जाएगा। चेक करेंगे पेमेंट के बारे में प्रॉब्लम कुछ बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर वो बोलते हैं परचेस गुड्स फ्रॉम काजल वर्थ ₹2 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। एट 5% ट्रेड डिस्काउंट बोला है। ट्रेड डिस्काउंट याद है क्या, डिस्काउंट दो तरीके के रहते हैं, एक कैश डिस्काउंट और एक ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते नहीं हैं। मैंने आपको इक्वेशन सिखाया था, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस डिस्काउंट, कौन सा वाला, कैश डिस्काउंट, इज इक्वल टू आइदर कैश रिसीव्ड और कैश पेड। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये इनवॉइस प्राइस के पहले रहता है, मतलब टैक्स इनवॉइस बनाने के पहले की बात है। तो ये अपना अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर भी आता नहीं है, और जो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आएगा वो किसी भी हालत में बुक्स के अंदर आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जर्नी कैसा है, पहले बनेंगे डॉक्यूमेंट्स और बाद में बनेगा बुक्स। जो डॉक्यूमेंट के अंदर ही नहीं दिखा वो बुक्स के अंदर दिखने का चांस ही नहीं है। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने का, एंड 18% जीएसटी। सर जीएसटी किसके ऊपर लगाऊं, 2 लाख के ऊपर लगाऊं क्या, नहीं, जीएसटी कभी भी लिस्ट प्राइस पे नहीं लगता है, जीएसटी हमेशा इनवॉइस प्राइस पे ही लगता है। मतलब पहले 2 लाख रुपया लिखो, उसमें से 5% हटा दो ट्रेड डिस्काउंट का, तो तुमको इनवॉइस प्राइस मिल जाएगी, और फिर उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर 18% जीएसटी कैलकुलेट करो। और आगे क्या बोलता है, एंड हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक। अरे बाप रे, अच्छा पॉइंट है। मतलब नंबर 1, दिस इज नॉट अ प्योरली कैश ट्रांजैक्शन, बट दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रेड डिस्काउंट भी है और जीएसटी भी है और पार्शियल कैश पार्शियल क्रेडिट भी है। अच्छा पॉइंट है। चलो लेट अस स्टार्ट वर्किंग। पहले क्या सोचना पड़ेगा अपने को, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। लेट मी कंसिडर द कैलकुलेशन। सबसे पहले लिखूंगा 2 लाख रुपए के ऊपर का ट्रेड डिस्काउंट कितना और जीएसटी कितना वगैरह वर्किंग करने का। तो यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस 2 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट।
5% का ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब कितना है रे 10,000 रुपीज़ हो जाएगा। 10,000 कहाँ से है सर आपको, एकदम फटाफट चेक करते देख लो। हाँ 2 लाख रुपया है, मतलब 100 है, अपने को 5% कैलकुलेट करने का है। मैं बोलूँगा पहले 10% कैलकुलेट करो, लास्ट का 0 कैंसिल, सो 2 लाख का 10% मतलब 20,000 हो जाएगा। 10 का आधा मतलब 5, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10,000। सो वी कैन कंसिडर 10,000 इज़ द 5% वाला TDS, 5% वाला ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो 2 लाख माइनस 10,000 मतलब हो गया कितना, 1,90,000। मैंने जो TDS शब्द बोला ना, वो TDS अपने को याद रखने का कभी इनकम टैक्स में, जब भी आप CA एंटर करने का होगे ना तब सीखाऊंगा इनकम टैक्स। उसमें रहता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS। हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, TD की बात कर रहे हैं। TD मतलब क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज फॉर द पर्पज ऑफ बल्क परचेस ऑफ द गुड्स। आप ज़्यादा परचेस करोगे, ज़्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे तो आपको डिस्काउंट दे देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ओके, चलो फिर ये 1,90,000 रुपीज़ का अपना IP बनेगा। IP का मतलब क्या, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस 1,90,000 है, उसके ऊपर 18% GST कैलकुलेट करने का है। 18% कैसे कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम लोग बोलेंगे कि ये सर ये GST है। GST एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर 2 भाई रहते हैं, एक भाई का नाम क्या है CGST, दूसरे भाई का नाम क्या है SGST। दोनों हमेशा इक्वल बराबरी के हिस्से के रहते हैं। इसका मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, 9% एंड 9%, 9% एंड 9%। सो 1,90,000 का आप पहले CGST कैलकुलेट कर लो और फिर आप SGST कैलकुलेट कर लो, फिर आपको टोटल मिल जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी द टोटल अमाउंट विच यू आर गोइंग टू डिमांड, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल इनवॉइस प्राइस दैट यू आर गोइंग टू डिमांड और यू आर गोइंग टू पे। अगर गुड्स बेचते रहोगे तो आपको पैसा मांगना पड़ेगा, और गुड्स परचेस करते रहोगे तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। सो CGST कितना है, 9%। SGST कितना है, 9%। 9% किसका कैलकुलेट करने का, गलती से भी 2 लाख का 9% कैलकुलेट मत करो, क्योंकि 2 लाख में से 10,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने वाला है। उसके बाद में जो बचेगा उसका इनवॉइस बनने वाला है, और जो इनवॉइस बनेगा उसके ऊपर GST लगता है। इसका मतलब 1,90,000 का अपने को GST कैलकुलेट करना पड़ेगा 9% ईच। तो 1,90,000 का 9% कैसे कैलकुलेट करने का, आप मुझसे बड़े होशियार बच्चे हो, आपको सब पता है कैसे कैलकुलेट करने का। तो 1,90,000 का पहले 10% निकालूंगा, मतलब लास्ट का 0 कैंसिल, मतलब हो जाएगा कितना, 19,000। अपने को 10% चाहिए क्या, नहीं, अपने को कौन चाहिए, 9% चाहिए। 9% कैसे कैलकुलेट करने का, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बचता है, सो 1,900। सो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 का हो गया 10, 10 में से 9 गया, बच गया 1, 19 का हो गया 18, 18 में से गया कितना, 17। तो 17,100 कौन है आपका, CGST है। सबको समझा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, नहीं तो दूसरा चीज़ देखो ना रे, 18 में से 1 गया तो कितना बचे, सॉरी 19 में से 1 गया तो बचेगा कितना, 18,000। 18,000 में से 900 गया, बचेगा कितना, 17,900। तो 17,900 इज योर CGST एंड 17,900 इज योर SGST। CGST और SGST अपने को इनवॉइस प्राइस में ऐड करने का रहता है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे भैया पैसा हमारा भी दे देना और हमको GST का भी पैसा दे देना, या फिर हम बोलेंगे हम परचेस का भी पेमेंट करेंगे और GST का भी पेमेंट करेंगे, मतलब अपने को 17,900 प्लस 17,900 पेमेंट करना पड़ेगा। सो 0 0 0 मतलब 0, 9 और 9 मतलब 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 और 7, 8 और 7 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 19 और 1 20, 20 और 2 मतलब 22। सो 2,25,800 रुपीज़ का टोटल अमाउंट हमको परचेस के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। 2,25,800 के अंदर ऐसा देखा जाएगा तो 3 लोग हैं, एक कौन, इनवॉइस प्राइस जो एक्चुअल गुड्स का कीमत है, दूसरा कौन, CGST 17,900, तीसरा कौन, SGST 17,900। सब मिला के कितना हो जाएगा, 2,25,800 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जब परचेस कर रहे हैं किसके पास से, काजल के पास से, वो 2 लाख रुपए का गुड्स था, हमने बार्गेन किया, बार्गेन करके 5% का ट्रेड डिस्काउंट लिया, मतलब बिल कितने का बनने वाला था, 1,90,000 का बनने वाला था। काजोल ने बिल बनाने को चालू किया, लिखा उसने कि बिल कितने का है, 1,90,000। फिर उसको याद आया, अरे गवर्नमेंट ने मुझे बोला हुआ है कि जब गुड्स बेचोगे, बेचने वाले ने क्या करने का रहता है, GST कलेक्ट करने का रहता है। तो काजोल बोलेगी ठीक है 1,90,000 तो है ही भैया, वो तो मेरे गुड्स का कीमत है, लेकिन आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, रेमंड भैया यू हैव टू पे मी 17,900 फॉर CGST एंड 17,900 फॉर SGST। तो सब मिला के 2,25,800 बोलते हैं। को याद है कि मैंने एक बार बोला था कि GST इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर हैविंग इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी। तो आप देख सकते हो कि जिसकी कीमत 1,90,000 है उसको परचेस करने के लिए अपने को अल्टीमेटली 2,25,800 पे करना पड़ेगा, मतलब कीमत बढ़ गई है। तो GST हैज़ गॉट इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज दैट कैन बी सीन हियर। अभी उसमें भी याद क्या रखने का है,
ये जो अपना 2,25,800 है, इसके अपने को 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, हाफ एंड हाफ। क्यों सर हाफ हाफ क्यों कर रहे हो? बिकॉज उन्होंने बोल के रखा है हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, तो चेक से पे किया मतलब ये बैंक बोलना पड़ेगा, ये मेरा बैंक है और ये मेरा क्रेडिटर है, मतलब काजल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? काजल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। सो 2,25,800 का मुझे आधा करना पड़ेगा। 2,25,800 का आधा कितना होगा रेट? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बच गया 1, 2 9 ज़ा 18 और बाद में 0 0। सो 1,12,900 का हम लोग पेमेंट करेंगे और 1,12,900 हम लोग काजल को पेंडिंग रखेंगे। बहुत सारा कैलकुलेशन हो गया है, अब सोचेंगे क्या क्या हुआ। फिर से एक बार देखेंगे। परचेस कितने का हो गया? 1,90,000। परचेस के साथ कौन आता है? इनपुट CGST और आउटपुट इनपुट SGST। आई एम रिपीटिंग अगेन, परचेस कितने का किया? 1,90,000। लेकिन परचेस के साथ कौन आता है? इनपुट CGST और इनपुट SGST, दोनों साथ में परचेस के साथ ही बैठने वाला है। मतलब परचेस अकाउंट को तो डेबिट करना पड़ता है, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST को भी डेबिट करना पड़ेगा। सो डेबिट कितने का हो जाएगा? 1,90,000, 17,900 एंड 17,900 का हो जाएगा। पूरा पूरा पैसा दिया क्या? नहीं। पूरा पूरा पेंडिंग रखा क्या? नहीं, बल्कि उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। एक कौन है? बैंक, और दूसरा कौन है? काजल। बैंक को कितना? 1,12,900 और काजल को कितना? 1,12,900। काजल इज द गिवर, शी इज नॉट येट डिमांडिंग मनी फुल्ली, एंड बैंक इज द गिवर बिकॉज बैंक इज मेकिंग सम पेमेंट टू काजल. So I can specify that goods are coming in, इनपुट CGST अपना खर्चा, इनपुट SGST अपना खर्चा, उसके अलावा बैंक में से पैसा जा रहा है, और जो पैसा नहीं जा रहा है उसके लिए भी काजल ने अपने को गुड्स दे के रखा हुआ है. मतलब काजल इज द गिवर ऑफ गुड्स एंड बैंक इज द गिवर ऑफ मनी एंड ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग इन टू अस. तो एंट्री कैसे हो जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक इज द गिवर, बैंक में से पैसा चला गया है, टू काजल अकाउंट, क्योंकि पैसा न देने के बावजूद भी काजल ने अपने को एक्स्ट्रा गुड्स देकर रखा हुआ है. तो इस तरह से एंट्री बन जाएगा परचेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये तीनों को डेबिट, और बैंक और काजल ये दोनों को क्रेडिट. सबको समझा कैसे किया वो? फिर से एक बार चलो फटाफट से लिखते हैं. डेट क्या है? 1 अप्रैल 2019. 1 अप्रैल 2019 को एंट्री करने को जा रहा हूँ मैं आपके साथ. ओके सबसे पहले क्या आएगा मेरा? परचेस अकाउंट डेबिट. गुड्स अकाउंट, परचेस अकाउंट हमेशा गुड्स के कीमत से ही लिखने का रहता है. सो 1,90,000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा. फिर बोलूँगा ये कौन है? डेबिट है. हम फिर कौन है? इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू काजल अकाउंट. सो 1,90,000 का अपना परचेसेस है, 17,900 का अपना CGST है, 17,900 का अपना SGST है. बैंक अकाउंट को हमने 1,12,900 से क्रेडिट करना है, और काजल को भी हमने 1,12,900 से क्रेडिट करना है. ओके नरेशन बहुत अच्छा है इसका. नरेशन क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम काजल एट 5% TD एंड 18% GST एंड पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो लिखेंगे. बीइंग, जो हुआ है वो बराबर से लिखने का, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम काजल at 5% trade discount and 18% GST, comma, and paid half amount by check and paid half the amount by check. So these are the points which are available to us. Let us consider next point. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? ट्रांजेक्शन समझा ना रे ठीक से? नहीं तो एक बार चाहिए तो फिर से बार रिवाइंड करके देख लेना. ओके मैं फिर से बार बोलूँगा. परचेस किया था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो इनवॉइस प्राइस है. इनवॉइस प्राइस के ऊपर GST लगता है, और GST कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आधा आधा कर देने का है, क्योंकि आधा पे कर रहे हैं और आधा पेंडिंग रखा हुआ है. सबको समझा कैसे बोल रहा हूँ वो? ओके चल लेट मी गो हेड नाउ. अगला ट्रांजैक्शन करना है. अगला ट्रांजैक्शन क्या बोलता है उसके पहले ज़रा मेरे इस स्क्रीन को मैं क्लीन करके लेता हूँ, सो दैट आई विल बी इन अ पोजीशन टू राइट एवरीथिंग प्रॉपरली.
ओके, चलो जी, क्या कहता है अगला ट्रांजेक्शन 4 तारीख को, परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी फॉर ₹60,000 एंड ₹1,000 पेड एज ब्रोकरेज। देखो क्या बोला है, परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी ₹60,000 एंड पेड ₹1,000 एज ब्रोकरेज। तो हमने शेयर्स परचेस किया, ये गुड्स परचेस किया हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पे परचेस अकाउंट हाथ लगने वाला नहीं है। यहाँ पे कौन सा अकाउंट लगेगा, एक तो शेयर्स अकाउंट बोलोगे तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोलोगे तो भी चलेगा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट इन महिंद्रा लिमिटेड ऐसा बोलोगे तो भी चलेगा, फिर महिंद्रा कंपनी बोलोगे तो भी चलेगा। सो इट इज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी अकाउंट और इन्वेस्टमेंट इन महिंद्रा कंपनी अकाउंट। 60,000 रुपये का शेयर्स है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि 60,000 रुपये का शेयर्स हमने डायरेक्टली परचेस नहीं किया है, उसके लिए हमने बीच में ब्रोकर का सहारा लिया हुआ है और ब्रोकर ने अपने को 1,000 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज किया है। ब्रोकर ने अपने को 1,000 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज किया है, तो मुझे बोलना पड़ेगा 61,000 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 61,000 रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड एज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, कल याद है क्या ऐसा एक प्रॉब्लम किया था हमने, तभी हमने हॉर्स परचेस किया था और उसको कैरेज का पेमेंट किया था। तब मैंने आपको क्या बोल कर रखा था, एनी अमाउंट और एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कल हमने वो घोड़े की कीमत में उसका कैरेज ऐड कर दिया था, आज अपने को शेयर्स की कीमत में उसका ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा। सो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट नाम का कंसेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर था अपना, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है, जीआईएफ के साथ मैंने डिस्कस किया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया है कि 60,000 को 60,000 नहीं कंसिडर करना है, बल्कि अभी उसमें 1,000 ऐड करके उसको 61,000 कंसिडर करना है। इन्वेस्टमेंट अपना एसेट है, एसेट मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और अपने पास से पेमेंट कैश जा रही है, इसका मतलब कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सो कैश और बैंक अकाउंट बोलना पड़ेगा। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन महिंद्रा कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट ₹61,000। कैश बोलो तो भी चलेगा, बैंक बोलो तो भी चलेगा, कैश और बैंक बोलो तो भी चलेगा। सर बैंक कैसे चलेगा, बिकॉज दे हैव नॉट टोल्ड कि पेमेंट कैसे किया है, कैश से किया है कि बैंक से किया है। और जनरली जब तुम शेयर्स के लिए परचेस करते हो तो तुम्हारा डीमैट अकाउंट रहता है, तो वो सब जगह पे बैंक से ही पेमेंट होता है। तो यू कैन स्पेसिफाई सर मैं बैंक लिखता हूँ, लेकिन अपने कॉलेज में एक बार देख लीजिए, क्योंकि 11वीं में आपका पेपर कॉलेज के प्रोफेसर चेक करने वाले हैं, उनको जो अच्छा लगता है उसके हिसाब से लिखिए। तो मैं अभी लिख के रखूँगा कैश और बैंक, आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर को पूछिए और डिसाइड कीजिए कैश लिखने का कि बैंक लिखने का, ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन में। ओके, सो परचेज शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी ₹60,000 एंड ₹1,000 पेड एज ब्रोकरेज। 4 तारीख को कंसिडर करने वाला हूँ, एक लाइन छोड़ के 4/4/2019 बोलूँगा इन्वेस्टमेंट, या फिर शेयर्स बोला तो भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट इन महिंद्रा कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 61,000 बीइंग शेयर्स purchased and brokerage paid, being shares purchased and brokerage paid। चलो जी, अब क्या क्या होशियार बच्चे हो, कितना अलग अलग सिचुएशंस को आप बराबर से ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके, अकाउंट्स को समझ के, बाद में उसके हिसाब से उसका एंट्री करने को सीख रहे हो। आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू, कीप इट अप, यू आर ऑल वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, चलो जी आगे क्या बोलता है। अभी आगे देखो खतरनाक प्रॉब्लम, जिसका मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि आज के लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सोल्ड गुड्स टू रविकांत वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 18% GST एंड 1/3 अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। तूफान प्रॉब्लम है, मस्त प्रॉब्लम है। क्या बात कर रहे हैं, देखो जरा क्या क्या बोला है। सबसे पहले क्या बोला है, सोल्ड गुड्स बोला है। गुड्स है, इसका मतलब आइदर परचेस, नहीं तो सेल, नहीं तो परचेस रिटर्न, नहीं तो सेल्स रिटर्न। यहाँ पे सेल बोला है, इसका मतलब देयर इज नो टेंशन, वी आर गोइंग टू कंसिडर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। गुड्स जब परचेस करते हो तो परचेस अकाउंट, गुड्स जब बेचते हो तो सेल्स अकाउंट। परचेस करोगे तो इनपुट CGST और इनपुट SGST, और सेल करोगे तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, वो भी क्रिएट हो गया। 10% ट्रेड डिस्काउंट भी बोल के रखा हुआ है, अच्छी बात है। बाद में 18% GST ऐड करने को बोल कर रखा है, अच्छी बात है। बाद में हमने ऊपर क्या देखा था, हाफ अमाउंट ऐसा बोल कर रखा था, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1/3 अमाउंट बोल कर रखा है। 1/3 अमाउंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो सर सिंपल है ना, वैसे ही करेंगे ना, 2 पार्ट करेंगे और बाद में उसको खत्म कर देंगे। मैं बोलूँगा येस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू।
बट पहला तारीख का जो ट्रांजैक्शन था, जब हम परचेस कर रहे थे काजल के पास से, तभी लिस्ट प्राइस दिया था, ट्रेड डिस्काउंट दिया था, जीएसटी दिया था और हाफ पेमेंट हो गया ऐसा बोल के रखा था, हमारा मतलब पार्शियल पेमेंट बोल के रखा था, लेकिन तभी कैश डिस्काउंट नहीं था। इस प्रॉब्लम में 9 तारीख के ट्रांजैक्शन में लिस्ट प्राइस दिया है क्या? हाँ 60,000। ट्रेड डिस्काउंट दिया है क्या? हाँ 10%। और जीएसटी दिया है क्या? हाँ 18%। और पार्शियल कैश एंड पार्शियल क्रेडिट है क्या? हाँ वो भी है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके आगे बोल रहा है कि जितना कैश में पे कर रहा है उसके साथ उसको क्या बोलने वाला है? 5% कैश डिस्काउंट भी आने वाला है। सो दिस इज अ न्यू पॉइंट। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस, जीएसटी और पार्शियल पेमेंट और कैश डिस्काउंट, 6 अलग अलग पार्ट्स कंसिडर किए। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। चलो लेट स्टार्ट सॉल्विंग द सेम। बहुत मज़ा आएगा, आपको भी कैलकुलेट करने को बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा संभल के करने का है। देख लीजिए मैं कैसे वर्किंग करने वाला हूँ। कि सबसे पहले बोलूँगा कि भैया मेरा लिस्ट प्राइस कितना है रे? मेरा लिस्ट प्राइस है ना वो कुछ तो 60,000 रुपया है, और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस करने का है? 10% माइनस करने का है। 60,000 का 10% मतलब क्या रे? लास्ट का एक जीरो कैंसिल, तो 60,000 में से 6,000 कैंसिल करूँगा, माइनस करूँगा, तो जो बचेगा उसको बोलूँगा इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा मेरा? 54,000 का इनवॉइस प्राइस हो जाएगा। सगना करते का क्या हालत है? लिस्ट प्राइस कितना है? 60,000। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करने का? लिस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करने का। तो 60,000 का 10% कैलकुलेट किया। 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट का एक जीरो कैंसिल, तो 60,000 का लास्ट का एक जीरो कैंसिल किया, बच गया कितना? 6,000। 60 में से 6 गया, बच गया कितना? 54,000। 54,000 क्या बन गया? इनवॉइस प्राइस बन गया। हम इनवॉइस बनाने को गए, वहाँ पे लिखा हमने गुड्स बेचा है। किसको बेचा है? रविकांत को बेचा है। कितने का बेचा है? 54,000 को बेचा है। जैसे ही हमने 54,000 रुपीज़ लिखा, वैसे फट से अपने को याद आया, अरे नहीं, गवर्नमेंट ने क्या बोला है? जो गुड्स बेचता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम गुड्स का भी पैसा वसूल करो और साथ में जीएसटी का पैसा भी वसूल करो। तो तुमको अभी इस इनवॉइस प्राइस के ऊपर जीएसटी वसूल करना रहेगा। इनवॉइस प्राइस के ऊपर जीएसटी वसूल करने का रहेगा। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर इनवॉइस प्राइस इसके बेसिकली 2 टुकड़े होने वाले हैं। पहला टुकड़ा कौन सा है और दूसरा टुकड़ा कौन सा है? पहला टुकड़ा रहेगा मेरे ख्याल से 1/3 और दूसरा टुकड़ा रहेगा 2/3, मतलब हो जाएगा टोटल। सर ये 1/3 2/3 क्यों कर रहे हो? बिकॉज उन्होंने बोल के रखा है कि सर वो 1/3 पैसा कैश में देने वाले हैं, तो मैं अभी से उसका 2 टुकड़ा करके रखता हूँ। सो 54,000 का 1/3, 54,000 रुपीज़ जो है अपने पास, उसका 1/3 कितना आएगा अपने को चेक करने का है। 54,000 का 1/3 कितना होगा रे? 54,000 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3, बच गए कितने? 2, 3 8 जा 24, तो 0, और बाद में आगे 0 0 0 आएगा। तो 1/3 मतलब 18,000, तो 2/3 मतलब उसका डबल। 1/3 का डबल मतलब 2/3 होता है। सो 18,000 का डबल मतलब कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। और फिर मैं चेक करूंगा सब्समें में बैठ रहा है क्या? 18 + 36 मतलब 54। यस, अपना कैलकुलेशन बराबर है। सो हमने अभी क्या किया? पहले लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, फिर अपने को कौन मिल गया? इनवॉइस प्राइस मिल गया। उस इनवॉइस प्राइस के हमने 2 टुकड़े करके रखे, एक 1/3 और दूसरा 2/3। 1/3 मतलब 18,000 और 2/3 मतलब 36,000। 2 टुकड़े क्यों करके रखे हमने? क्योंकि वो 1/3 का पैसा देने वाला है, 2/3 को क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करने वाला है। तो हम बोलेंगे 1/3 का अपने को पैसा मिलने वाला है कैश में, और 2/3 के लिए अपने को रवि का नाम का डेटर बनने वाला है। टोटल बिल 54,000 का रहेगा, उसके अंदर का 2/3 का पैसा मिलने का बाकी, और 1/3 का अमाउंट मिल चुका है। फिर बोलूँगा चलो 18,000 लेके आओ और 36,000 रुपये का रवि का दे दो, तब अपने को याद आएगा नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। अपने को याद रखना पड़ता है कि नहीं, अपने को जीएसटी भी कंसिडर करना पड़ेगा। जीएसटी कितना है? 18% है। 18% किसका कैलकुलेट करने का? अगर चाहिए तो आप तीनों का भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपका बहुत सारा टाइम जाएगा और उसका ज़रूरत नहीं है। अपने को सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जीएसटी। किसका इंपॉर्टेंट रहेगा? टोटल का जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो कैश वाला है उसके बारे में एक बार देख लेंगे कि वो कितना कैश देने वाला है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया है, कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर माइनस किया जाता है। मतलब 18,000 का 5% उसको कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन कैश डिस्काउंट कब माइनस करने का? जीएसटी ऐड करने के बाद में माइनस करने का। पहले कौन? लिस्ट प्राइस, बाद में कौन? ट्रेड डिस्काउंट, बचेगा कौन? इनवॉइस प्राइस। ऐड क्या करने का? जीएसटी। उसके बाद में माइनस करने का कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किसके ऊपर करने का? इनवॉइस प्राइस के ऊपर। ऐसा पॉइंट कल के प्रॉब्लम में भी सिखाया था, तो अभी हम उसको फिर से बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं बोलूँगा मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 54,000 रुपीज़ जो है
उसका मुझे 18% जीएसटी कैलकुलेट करने का है। 18% की जगह पे मैं क्या करूँगा, 9%, 9% दो बार कैलकुलेट करूँगा। इट इज़ गोइंग टू बी मोर इजी, क्योंकि वैसे भी जीएसटी नाम का तो फैमिली है, उसके अंदर दो भाई है, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी, और दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। इसका मतलब मैं बोलूँगा 54,000 मतलब 10, सॉरी 54,000 मतलब 100, तो 10 मतलब कितना, लास्ट का एक जीरो कैंसिल, तो 10 बचता है, मतलब 5,400 हो जाएगा। बट अपने को 10 नहीं चाहिए, अपने को 9 चाहिए था, तो 10 में से एक माइनस करने का है। सर 100 से एक की तरफ कैसे आऊँ, लास्ट का दो जीरो कैंसिल, तो 540 माइनस करने का, जीरो से जीरो गया, बच गया कितना, जीरो, जीरो का करना पड़ेगा 10, 10 में से 4 गया मतलब बच गया कितना, 6, 4 का हो गया 3, 3 का हो गया 13, 13 में से 5 गया, बच गया कितना, 8, और 5 का हो गया 4, 4,860 इज 9%। तो यहाँ पे लिखूंगा CGST, SGST। आप ये वर्किंग करो मस्त से। कितना है CGST मेरा, 4860। फिर से कितना है मेरा SGST, 4860। एक मिनट ज़रा रुको, थोड़ा बाहर चला गया लिखते लिखते वो। यस, CGST कितना है मेरा, 4860। SGST कितना रहेगा, वो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों भाई हमेशा सेम रहते हैं, 4860। फिर मैं क्या करूँगा, 18,000 का भी GST कैलकुलेट करके रखूँगा। 36,000 का ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि उसका पैसा वैसे भी बाद में मिलने वाला है। अपने को 18,000 से बड़ा प्यार है, क्योंकि उसका अपने को कैश मिलने वाला है, लेकिन वो पूरा कैश देने वाला नहीं है, 5% डिस्काउंट देने वाला है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका GST कितना है करके। तो 18,000 मतलब 100 है, तो उसका 10% मतलब लास्ट का एक जीरो कैंसिल, मतलब 1800 हो जाएगा। उसमें से 1% कट करने का है, मतलब 180 कट करने का है, तो जो बचेगा उसको मैं बोलूँगा कि वो 9% बन जाएगा। ओके, सो स्पेसिफाई, जीरो में से जीरो गया मतलब जीरो, जीरो का हो गया 10, 10 में से 8 गया मतलब कितना रे, 2, और ये 8 का हो गया 7, 7 में से 1 गया मतलब बच गया कितना, 6। सो 1,620 इज 9% of CGST and 1,620 is 9% SGST। सर इसका भी करो, करने का ज़रूरत नहीं है। देखो अभी आगे कैसे वर्किंग होने वाला है। जो कैश वाला है उसका वर्किंग कंपलसरी है, जो टोटल वाला है उसका वर्किंग कंपलसरी है, जो रविकांत मतलब डेटर वाला है उसके बारे में इमीडिएट वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं है। वो अपने एंट्री के टाइम में अपना एडजस्ट हो जाएगा, उतना अपना टाइम कम बच जाएगा। नहीं सर मुझे टेंशन आता है, मैं अभी वर्किंग करके रखता हूँ, करने का तो करो, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको अच्छा लगता है तो कर दीजिए। मैं आपको दूसरा टेक्निक सिखा रहा हूँ कि जिसके से टाइम भी कम बचे, टाइम भी कम लगे, और आपका कैलकुलेशन भी बराबर आ जाए। तो लेट मी चेक ना व्हाट इज द टोटल। 000, क्योंकि GST ऐड करने का रहता है। 002 + 2 4, 6 + 6 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 18 और 1 19 और 1 20 और 1 हो गया कितना, 21। सो 21,240 इज द टोटल ऑफ कैश का ट्रांजैक्शन। यहाँ पे देखेंगे 0 + 0 + 0 मतलब 0, 0 + 6 + 6 मतलब 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 8 और 8 16 और 1 17, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 और 4 8 और 4 12 और 1 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 5 और 1 6। तो 63,720 रुपीज़ का हमने गुड्स बेचा हुआ है। नहीं सर हमने 60,000 का गुड्स बेचा था। सच्ची बात मेरे राजा, 60,000 का गुड्स, सॉरी 60,000 का लिस्ट प्राइस था। लिस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। कितना है आपका ट्रेड डिस्काउंट, 5% है। 5% क्या 10% है, नहीं 10% है। सो 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, मतलब 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 54,000। इस 54,000 के दो टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा कौन सा तुम्हारा, 1/3 इज कैश एंड 2/3 इज रविकांत। तो टोटल कितना हो जाएगा 54,000। फिर मैं कंसिडर करूंगा 1/3 कैश के लिए। 54,000 का 1/3 मतलब कितना, 18,000, और 2/3 मतलब कितना, 36,000। सो टोटलिंग कितनी हो जाएगी, 54,000 की हो जाएगी। फिर चेक करूंगा CGST कितना, SGST कितना। रविकांत का CGST SGST कैलकुलेट किया तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा। तो खाली फुकट काम बढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ कैश का और टोटल का CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे। GST का रेट कितना है, 18% है। GST तो फैमिली है, उसके अंदर दो भाई बैठते हैं। CGST और SGST दोनों इक्वल बराबरी के हिस्सेदार रहते हैं, तो दोनों को 9-9% दे दिया, कैश के लिए भी और टोटल के लिए भी। रविकांत के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि अमाउंट बराबर से मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए।
तो मुझे समझ में आया कि 18,000 रुपये का जो गुड्स बेचा है उसके बदले में हम रविकांत के पास से 18,000 तो वसूल कर ही लेंगे और साथ में 1,620 फॉर CGST एंड 1,620 फॉर SGST, ऐसा मिलके हम लोग 21,240 उसके पास से वसूल करने वाले हैं। और जब भी हम लोग रविकांत के पास से बाकी का जो पूरा अमाउंट था, टोटल बिल था, उसका वर्किंग करने को जाएंगे तो 54,000 रुपये का गुड्स हमने उसको बेचा हुआ है, उसके पास से 4860 वसूल करेंगे CGST का, 4860 वसूल करेंगे SGST का, सब मिला के 63,720 हम लोग वसूल करने वाले हैं। तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा सर अभी क्या हो रहा है, गुड्स आर कमिंग इन के गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट। कितने रुपये का गुड्स आर गोइंग आउट रियलिटी में? 54,000 रुपीज़ का गुड्स आर गोइंग आउट। तो ये क्या है, तुम्हारा सेल्स है, और ये क्या है, तुम्हारा आउटपुट CGST है, और ये क्या है, आउटपुट SGST है। लेकिन अपने को उसमें से 21,240 का कैश मिलने वाला है और बाकी का रविकांत के पास से आने का बाकी है। मैं बोलूँगा नहीं सर 21,240 का कैश नहीं मिलेगा। अपना रविकांत जो है वो इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है, तो हमने उसको थोड़ा कैश डिस्काउंट दिया है। कितना कैश डिस्काउंट दिया हमने उसको? 5% का कैश डिस्काउंट दिया है। मैं बोलूँगा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट करने का रहता है? कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करने का रहता है। ये अपना इनवॉइस प्राइस था 54,000, उसके ही ये दो टुकड़े हैं 18,000 और 36,000, मतलब वो भी इनवॉइस प्राइस ही है। सो 18,000 का अपने को 5% कैलकुलेट करने का है, 18,000 का 10%, मतलब लास्ट का जीरो कैंसिल, मतलब 1800। तो 1800 नहीं, अपने को 5% चाहिए, मतलब 900 कंसिडर करना पड़ेगा। सो 21,240 में से 900 कट किया तो बचेगा कितना? कैश रिसीव्ड, क्योंकि हमने गुड्स बेचा था तो अपने को कैश मिलेगी। 0 में से 0 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 का हो गया 12, 12 से 9 गया बच गया 3, और 21 का हो गया 20, 20,340 की कैश मिल जाएगी। अभी कौन से अकाउंट अफेक्ट हो गए देखो। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस का तो अकाउंट बनता नहीं है, तो छोड़ दिया उन दोनों को। इनवॉइस प्राइस कितने का है? 54,000, वो अपना सेल्स है। 4860 एंड 4860 अपना आउटपुट CGST, आउटपुट SGST है, मतलब सब मिला के 3 अकाउंट अफेक्ट हो गए। सेल्स अकाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये तीनों को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट और आउटपुट का CGST, आउटपुट का SGST हमेशा सेल के साथ बैठता है। तो वो क्रेडिट में चला गया तो ये दोनों भी क्रेडिट में चले जाएंगे। सो 3 लोगों को क्रेडिट किया। डेबिट किसको किसको करूंगा? डेबिट करूंगा, कैश अपने हाथ में आ रही है, सो कैश को डेबिट करूंगा, बिकॉज कैश इज कमिंग इन। डेबिट व्हाट कम्स इन? कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको क्या बोला था? डिस्काउंट और कैश हमेशा साथ में रहते हैं, एक ही बाइक पे बैठे रहते हैं, बट एक कमू आगे रहेगा, एक कमू पीछे रहता है। तो अगर कैश इज रिसीव्ड तो डिस्काउंट इज अलाउड। कैश के साथ ही बैठेगा, कैश डेबिट में बैठी तो डिस्काउंट भी डेबिट में बैठेगा, कैश क्रेडिट में बैठी तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में बैठेगा, सिर्फ उल्टा मुंह करके बैठेगा। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि कैश इज रिसीव्ड मतलब कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट इज अलाउड मतलब अपना लॉस है, अपना एक्सपेंसेस है, मतलब उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। और रविकांत के पास से पैसा आने का बाकी है तो रविकांत को भी डेबिट करना पड़ेगा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 3 लोगों को क्रेडिट करेंगे और 3 लोगों को डेबिट करेंगे। किसको किसको डेबिट करेंगे? कैश आ रही है इसके लिए कैश को डेबिट, डिस्काउंट अलाउ किया है इसके लिए डिस्काउंट को डेबिट, रविकांत के पास से पैसा आने का बाकी है तो रविकांत को डेबिट, गुड्स बेचा हुआ है तो इनवॉइस प्राइस से सेल्स को क्रेडिट, और इनवॉइस प्राइस वाला सेल्स आ गया तो साथ में CGST SGST आएगा आउटपुट वाला, उनको भी क्रेडिट। सो डेबिट इज फॉर कैश, डिस्काउंट अलाउड रविकांत बिकॉज ही इज द रिसीवर, एंड क्रेडिट इज फॉर सेल्स, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ऐसे 6 अलग अलग अकाउंट एक ही एंट्री में अफेक्ट हो गए हैं। विजुअलाइज करने को आ रहा है बराबर से? लिस्ट प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बनता नहीं है, एंट्री स्टार्ट फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। सबको समझा करे? नहीं समझा तो अभी एंट्री फिर से बार देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, डेट कौन सा है तुम्हारा? 9th का डेट है। 9th को हमने गुड्स बेचा हुआ है, 9th ऑफ अप्रैल। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांजैक्शन, 9th ऑफ अप्रैल टू। उसका एक छोटा मैजिक ट्रिक अभी तक बाकी है, अभी वो एंट्री करने का टाइम समझेगा। कैश इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का है मेरा कैश अकाउंट? 20,340 का है। सो ऑल राइट 20,340 इन कैश अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट वो कितने का है? 900 रुपये का है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट वो 900 रुपये का है। रविकांत अकाउंट डेबिट बिकॉज रविकांत इज द रिसीवर ऑफ गुड्स बट ही इज नॉट पेइंग। सो अपने को याद रखना पड़ेगा रविकांत कैसे पैसा वसूल करने का बाकी है। सर रविकांत अकाउंट डेबिट का अमाउंट कितना? कोई कोई बच्चे लोग अभी घाई में क्या करेगा,
फट से 36,000 लिख देगा। मैं बोलूँगा नहीं यार ऐसा मत करो, फटका मारूंगा, 36,000 के अंदर जीएसटी ऐड करने का बाकी है, हमने वो पेंडिंग रखा था, मैं बोला था ना मैजिक ट्रिक बाकी है, वो मैजिक ट्रिक इसका ही होने वाला है। तो 36,000 का एंट्री मत करो, पेंडिंग रखो उसको। रविकांत को डेबिट करना है लेकिन अमाउंट अभी तक डिसाइड होने का बाकी है। फिर बोलूँगा सेल्स कितने का, 54,000, सो टू सेल्स अकाउंट कितने का है, 54,000। टू आउटपुट CGST 4860, टू आउटपुट SGST 4860, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट 4860 एंड 4860। ओके, अभी अपने को फ्रा लुका पैसे अली भाई साहब ने जो सिखाया था वो याद करने का है। क्या सिखाया था, एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। आपका क्रेडिट कितने का पड़ा हुआ है, आपका क्रेडिट पड़ा है 63,620 का, और आपका डेबिट कितने का पड़ा है, आपका डेबिट पड़ा है 21,240 का। 63,720 का क्रेडिट और 21,240 का डेबिट, डिफरेंस जो बाकी है वो डिफरेंस विल बी कंसिडर्ड फॉर रविकांत। सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, 63,720 माइनस 21,240, तो 63,720 में से मैं 21,240 को माइनस करता हूं, जो बचेगा वो रविकांत का अमाउंट रहेगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूं, 63,720 में से मैं 21,240 को माइनस करता हूं। नहीं तो ऐसा करोगे तो भी चलेगा। और एक चीज़ कि सर यहाँ पे कितना 36 है ना, 18 का डबल मतलब 36 है, तो 1620 का डबल कर देता हूँ, 1600 का डबल मतलब 3200, सो 3240, और यहाँ पे भी 3240 मतलब 0000, 4 और 4 8, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 6 और 6 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 और 1 4, सो 42,480। मैंने क्या किया, ये 18 है तो ये 36 है, तो 18 का डबल 36 होता है, इसके लिए मैंने इनका भी सबका डबल निकाल दिया है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, तो इट इज़ ईजी इन दैट केस। मैं जो माइनस करने का बोल रहा हूँ, कोई कोई लोगों को माइनस करने को डिफिकल्ट आता है, डबल करने को फटाफट से आ सकता है। तो 42,480 इज द अमाउंट ऑफ रविकांत। चलो यहाँ पे चेक करेंगे, 42 कितना बोला मैंने, 42,480। और अगर आपको चाहिए रहेगा तो माइनस का टेक्निक भी बता के रखता हूँ। माइनस का टेक्निक में क्या आएगा, आपका टोटल ऑफ क्रेडिट सेट कितना था, 63,720 था, 63,720 का अपना टोटल ऑफ क्रेडिट सेट हो गया था। तो देखेंगे 0 + 0, और अपने को 0 ही चाहिए, मतलब इधर 0 ही लिखो। 4 है अपने पास, अपने को 2 के पास जाने का है। 4 में से 2 के पास कब जाओगे, 12 आएगा तब जाओगे। 4 से 12 की तरफ जाने का मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, 3 और 1 4, 4 और 9 कितना 13, 13 से अपने को कहाँ पे जाने का है, 7 तक जाने का है। 13 से 7 कब होगा, 17 में जाने का तो होगा। इसका मतलब और 4 ऐड करना पड़ेगा तो 17 बन जाएगा। तो इधर 7 आ गया है, 17 बन गया, मतलब कैरी फॉरवर्ड 1, 2 और 1 कितना हो, सॉरी 0 और 1 कितना हो गया, 1। 1 का अपने को कितना करने का है, 2 करने का है, सॉरी 1 का अपने को कितना करने का है, 3 करने का है। 3 करने का मतलब कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3। और बाद में 2 है, उसका अपने को 6 करने का है, 2 का 6 कब होगा, 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा, तो बराबर 42,480 हो गया है। ये मैंने एडिशन का टेक्निक यूज़ करके बैलेंसिंग फिर फाइंड आउट किया है। किसी को लगता रहेगा नहीं सर मुझे टेंशन आया, तो आप माइनस करो, 63,720 माइनस 20,340 माइनस 900। इन अदर वर्ड्स 63,720 माइनस 21 कितना था अपना वो, 21,240 माइनस करके जो बचेगा दैट अमाउंट विल बी अवेलेबल टू यू। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, दिस इज हाउ द थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। ओके, तो एक तो आप वो 18 का डबल मतलब 36 ऐसा कंसिडर करके अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा, नहीं तो आप बैलेंसिंग वेयर करके कैलकुलेट करो तो भी चलेगा। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रविकांत at 10% TD and 18% GST, comma, received 1/3 amount in cash and CD at the rate of 5% allowed.
CD@5% अलाउड, याद कर रखने का। CD इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। जीएसटी के ऊपर कैश डिस्काउंट आता नहीं है। गवर्नमेंट बोलेगा तुमको डिस्काउंट देने का दे दो, लेकिन हम लोग जीएसटी में से डिस्काउंट देने वाले नहीं है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग ठीक से कर लीजिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, चलो देन लेट मी गो हेड नाउ। अगला ट्रांजेक्शन कौन से दिन का है? अगला ट्रांजेक्शन बोल रहा है 9 तारीख हो गया, अभी 10 तारीख। पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोपराइटर सन। बेटा किसका है? बेटा बिजनेस का है कि प्रोपराइटर का है? ऑब्वियसली प्रोपराइटर का है। मतलब प्रोपराइटर के बेटे का फीस भरने का जिम्मेदारी किसका है? प्रोपराइटर का खुद का है, प्रोपराइटर के घर का है। लेकिन अगर घर का खर्चा बिजनेस ने कर दिया, घर के लिए पैसा बिजनेस के पास से चला गया, तो हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स। घर की चीज़ बिजनेस में आई तो क्या बोलने का? कैपिटल। और बिजनेस की चीज़ घर पे गई तो क्या बोलने का? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे ड्राइंग्स होने वाला है। जितना भी कुछ आपने पेमेंट किया हुआ है प्रोपराइटर के बेटे का कॉलेज का फीस, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ड्राइंग्स। व्हाट इज अमाउंट ऑफ कॉलेज फीस पेड? 1000 रुपीज। सो एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 1000। 10 तारीख। 10 तारीख को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग क्या रे? बीइंग कॉलेज फीस of proprietor's son paid, being college fees of proprietor's son paid. Clear to all of you? खत्म। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? परचेस कंप्यूटर ऑफ ₹50,000 एट 18% GST। अब तो आप जीएसटी के साथ इतना खेले हो कि मेरे ख्याल से आपको अभी डिफिकल्ट नहीं आएगा। 50,000 रुपये का आपका कंप्यूटर है और उसका 18% जीएसटी है। 18% मतलब मेरे ख्याल से हो जाएगा 9,000। कैसे कैलकुलेट किया? 50,000 का 10% मतलब 5,000, 20% मतलब 10,000। और अपने को 20% नहीं चाहिए, अपने को कौन चाहिए? 18% चाहिए, मतलब 2% कम करना है। तो 1,000 कम हो गया, तो बच गया कितना? 9,000। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? चाहिए रहेगा तो फिर से करके देखो। चलो झंझट नहीं चाहिए, नहीं तो तुमको लगेगा आनंद सर गाय में कुछ तो कर देते हैं, हमको समझ में आता नहीं है। हम नन्ही सी जान है क्या क्या कैसे कैसे करने का। चलो फिर नन्ही सी जान, मेरे साथ पढ़ाई करने को आ जाओ। इधर 10% कैलकुलेट करता हूँ, मतलब कितना हो जाएगा? लास्ट का 0 कैंसिल, मतलब 5,000। फिर 1% कैलकुलेट करता हूँ, मतलब लास्ट का 2 0 कैंसिल, मतलब 500। तो 9% कैलकुलेट करने का है तो हो जाएगा कितना? 4,500। 4,500 का कौन है आपका? CGST। और SGST भी कितना रहेगा आपका? 4,500। सो टोटल GST कितना हो जाएगा आपका? 9,000। टोटल GST कितना हो जाएगा आपका? 9,000। सबको समझा? कितना रुपए का कंप्यूटर परचेस किया? 50,000। रेट डिस्काउंट वाला कुछ है क्या? नहीं है। कैश डिस्काउंट वाला है क्या? नहीं है। और GST है क्या? यस। कितना है? 9,000। चलो तो यहाँ पे कंसिडर करूँगा कंप्यूटर इज कमिंग इन। 12 तारीख का ट्रांजैक्शन है। 12 तारीख का ट्रांजैक्शन है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू। अभी उन्होंने बोला नहीं है कि पेमेंट किया है कि नहीं किया है करके। अगर हम अज्यूम करेंगे कि पेमेंट किया है तो अपने को कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बट उन्होंने पार्टी का नाम भी दिया नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्रेडिट पे परचेस किया भी अज्यूम नहीं कर सकते हो। अगर वो अज्यूम किया कि मैंने क्रेडिट पे परचेस किया है तो तुमको बोलना पड़ेगा क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर, क्योंकि वो पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है। क्लियर? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो कैश में कंसिडर किया है, सो टू कैश अकाउंट। कितना रुपए का कंप्यूटर है? 50,000। इनपुट CGST कितना है? 4,500। इनपुट SGST कितना है? 4,500। और कैश अकाउंट कितना है? 59,000। अगर आपने कैश अकाउंट लिखने को आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर अकाउंट।
क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? यू कैन ऑल्सो राइट क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर अकाउंट, तो यहाँ पे लिखूंगा बीइंग कंप्यूटर परचेस्ड एट 18% GST, बीइंग कंप्यूटर परचेज एट 18% GST, खत्म। अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट बोल रहा है पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन द वो कंप्यूटर ₹2000। ओहो, सेम डेट को पे किया क्या? नहीं, अगले डेट को पे किया। कितना रुपये का पे किया? ₹2000। सेम डेट को पे किया रहा था तो उसी एंट्री में सब कंप्लीट करता था। अलग दिन को पे किया, इसके लिए अगला एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन जरा संभल के, दीज आर द ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड फॉर दैट सेम कंप्यूटर विच वी हैव परचेस। तो जहाँ पे कंप्यूटर है वहाँ से लेके आने के लिए अपने को ₹2000 का खर्चा करना पड़ा है। कल हमने घोड़े को लेके आने का खर्चा किया था, आज हम कंप्यूटर को लेके आने का खर्चा कर रहे हैं। कल भी हमने वो खर्चा घोड़े की कीमत में ऐड किया था, आज हम लोग उसको कंप्यूटर की कीमत में ऐड करने वाले हैं। मतलब ₹2000 अपने को कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करने का है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट करने का नहीं है। क्यों सर? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहती है? एनी एक्सपेंडिचर incurred for bringing the asset into working condition should be added to the cost of asset। सो ये कंप्यूटर तो दुकान में पड़ा था, उसको वहाँ से यहाँ पे लेके आने का तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक रिक्शा हायर करनी पड़ी, तो उसके लिए अपने को ₹2000 का ट्रांसपोर्ट चार्जेस लग गया। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो 15 तारीख को मैं बोलूँगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹2000। 15 तारीख को कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है आपका? 2000, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड फॉर कंप्यूटर, बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड फॉर computer, being transport charges paid for computer। okay, so these are the points which we have considered। let us consider next point। आगे बोलते देखो, पेड फॉर सैलरी ₹15,000। मेरा तो पेज खत्म हो गया है। पेज खत्म हो गया तो मैंने आपको क्या सिखाया? जर्नल में क्या करने का? टोटलिंग करने का। चलो लेट अस टेक दी टोटलिंग। आपका पेज खत्म, इसके पहले हुआ रहेगा तो पहले टोटलिंग करना चाहिए था, इसके बाद में खत्म होने वाला तो बाद में टोटलिंग कीजिए। मेरा यहाँ पे खत्म हो गया है, आपके सामने मैं आपको बता के रखता हूँ कि भैया डिसिप्लिन कैसे फॉलो करने का, तो बराबर से फॉलो करना पड़ेगा। 1,90,000 है अपने पास, 1,90,000 प्लस कितना रहे? 17,900 प्लस और कितना? 17,900 प्लस मेरे पास कितना? 61,000 प्लस कितना? अच्छा देखो भाई, मैं फटाफट से वर्किंग करता हूँ क्योंकि मुझे अपना YouTube का वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ाने का नहीं, इसके लिए आप लोग बराबर से आराम से टोटलिंग कीजिए, मस्त से, नो प्रॉब्लम। 42,480 आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं, याद रखना। प्लस 1,000 प्लस कितना? 59,000 है और प्लस कितना? 2,000 है। मतलब मेरा इस पेज तक का टोटलिंग कितना आया है? 4,12,520 आया हुआ है। 4,12,520 मेरा टोटलिंग आया हुआ है। ओके, तो मैं क्या करूँगा? 4,12,520 को डेबिट में से उठा के क्रेडिट में भी डाल के रखूँगा और पिछले पेज से उठाकर अगले पेज में भी लेके आऊँगा 4,12,520। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं क्रेडिट साइड बराबर है क्या अपना सब करके, नहीं तो क्या छोटा गड़बड़ हुआ रहेगा और खाली फुकट हम लोग आगे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 1,12,900 प्लस 1,12,900 प्लस 61,000 प्लस 54,000 प्लस 4,860 प्लस 4,860 प्लस 1,000 और प्लस 59,000 प्लस 2,000। तो रह गया कि मेरा, लेट मी चेक अगेन, 1,12,900 प्लस 1,12,900 प्लस 61,000 प्लस 54,000 प्लस 4,860 प्लस 4,860 प्लस कितना? 1,000 एंड 59,000 मतलब 60,000 एंड प्लस कितना? 2,000। यस, तो 4,12,520 इज करेक्ट। लेट अस गो अहेड। अगला ट्रांजैक्शन देखना है। अगला ट्रांजैक्शन क्या है रे? हाँ, 20 तारीख को पेड सैलरी ₹15,000, सिंपल ट्रांजैक्शन। सैलरी अपना खर्चा है, कैश जा रही है, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
अमाउंट कितना रुपीज़ 15,000। 20 तारीख को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड। बीइंग सैलरी पेड अमाउंट कितना है उसका रुपीज़, अमाउंट है 15,000। ओके 15,000 बुढ़ा आदमी इसलिए मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, आप लोग तो फटाफट करते रहोगे, आपको टेंशन नहीं है, यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। हाँ गुड, कीप इट अप। 20 तारीख हो गया, अभी कौन सा तारीख है 26। पेड फॉर रेंट ₹5,000 एंड रुपीज़ एडवर्टीजमेंट ₹15,000, तो रुपीज़ से इधर उधर चला गया। पेड फॉर रेंट ₹5,000 एंड एडवर्टीजमेंट ₹15,000, दोनों अपने खर्चे हैं। खर्चा मतलब क्या करना पड़ेगा, खर्चा अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश में से पैसा जाने वाला है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 एंड कैश इज गोइंग आउट 20,000। 26 तारीख का एंट्री बोला है, 26 तारीख का एंट्री बोला है, रेंट अकाउंट डेबिट एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट कितना है तुम्हारा ₹5,000, एडवर्टीजमेंट कितना है 15,000, 5,000 एंड 15,000, सो टोटलिंग कितना हो जाएगा 20,000। बीइंग क्या रे, रेंट एंड एडवर्टीजमेंट पेड, बीइंग रेंट एंड एडवर्टीजमेंट पेड। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है तुम्हारा, सोल्ड गुड्स टू सलमान ₹20,000 एट 18% GST। उन्होंने कैश रिसीव किया ऐसा बोला हुआ नहीं है, मतलब दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर श्योर। तो सलमान को हमने 20,000 रुपये का GST पे किया हुआ है, सॉरी 20,000 रुपये का गुड्स बेचा हुआ है और 18% GST कलेक्ट किया हुआ है। तो 20,000 मतलब 100, तो 10% मतलब लास्ट का 0 कैंसिल, मतलब 2,000, 1% मतलब लास्ट का 2 0 कैंसिल, मतलब 200, तो ये 9 मतलब 1,800 हो गया, और फिर से एक बार 9 मतलब 1,800 हो गया, मतलब 18 मतलब 3,600 हो गया। सो 20,000 एंड 3,600 अपने को याद रखने का है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं है, बच गए हम लोग। ओके, सो गुड्स आर सोल्ड, सलमान इज द रिसीवर, सलमान अकाउंट पर्सनल अकाउंट, सलमान अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सलमान इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, सो सलमान अकाउंट डेबिट। गुड्स आर गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू सेल्स, और सेल के साथ में कौन आएगा, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। चलो फटाफट से लिखेंगे 27 तारीख, 27 तारीख काजल हो गए, अभी सलमान आ गया है। सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सलमान अकाउंट डेबिट कितने का आपका बाद में देखेंगे। सेल्स कितना है अपना 20,000, और ये कितना है 1,800 एंड 1,800, मतलब हो गया कितना रे 3,600 ऐड करना है, इट विल बी 23,600। 18 ने 18 36, सो 1,800 प्लस 1,800 इज इक्वल टू 3,600, और 3,600 वो 20,000 में ऐड किया, तो उसके हिसाब से लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड टू सलमान, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सलमान एट 18% GST। ओके, एट 18% GST। काम खत्म, पैसा हजम। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा, अगला पॉइंट है परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख एट 12% GST एंड पेड बाय चेक। परचेज गुड्स ऑफ ₹1 लाख एट 12% GST एंड पेड बाय चेक, पे कर दिया रे, मतलब ये कैश का ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट का ट्रांजैक्शन नहीं है। और यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, 12% GST है, 1 लाख है, तो 1 लाख पे
1 लाख मतलब 100 है, तो 10% मतलब लास्ट का 0 कैंसिल, मतलब 10,000 हो जाएगा। 1% मतलब लास्ट का 2 0 कैंसिल, मतलब 1,000 हो जाएगा। अपने को कहाँ तक जाना है? 12 तक जाना है, मतलब और एक बार ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 12,000। ये कौन है? CGST, सॉरी, 12,000 के 2 टुकड़े हो जाएंगे फिर 6,000 और 6,000, क्योंकि 12% GST है। GST तो फैमिली नेम है, उसके अंदर 2 भाई लोग हैं, भाइयों का नाम क्या है? CGST SGST, वो इक्वल रहते हैं। फैमिली को पूरा 12,000, तो दोनों का इक्वल शेयर मतलब कितना हो जाएगा? 6,000 6,000। हमने क्या किया? गुड्स परचेस किया है। परचेस किया मतलब गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो परचेस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनपुट CGST को डेबिट करेंगे, इनपुट SGST को डेबिट करेंगे और चेक से पेमेंट करेंगे। बात करते करते मुझे ही थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है। आपको प्रॉब्लम करते करते शायद थोड़ा थकान महसूस होता रहेगा, आपकी भी सांस फूलती रहेगी, लेकिन आप डटे रहने वाले बच्चे हो, आप बराबर से पढ़ाई करने वाले हो। ओके, चलो फिर प्रॉब्लम की नाक में आप दम करने वाले हो। ओके, लेट स्टार्ट। परचेस गुड्स ₹1,00,000, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट 30 तारीख को, 30 तारीख को परचेस अकाउंट डेबिट 1,00,000। परचेस के साथ आता है, उसको बोलते हैं इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। इनपुट CGST, इनपुट SGST, और बाद में आएगा कौन? आपका 2। उन्होंने चेक से पेमेंट करने को बोला ना कुछ, तो यस, एंड पेड बाय चेक, ऐसा कुछ तो बोला था। यस, पेड बाय चेक, मतलब 2 बैंक अकाउंट बोलना पड़ेगा, क्योंकि चेक से पेमेंट किया मतलब बैंक में से पैसा जाने वाला है। सो 2 बैंक अकाउंट 1,12,000। ओके, वेरी गुड। बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 12% GST। ओके, अगला पॉइंट कौन सा है आपका? अगला पॉइंट है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹20,000। ओहो, मस्त पॉइंट। देखो लास्ट बॉल पे सिक्सर मारने का चांस मिल गया है। क्या मस्त पॉइंट है। वेजेस पे नहीं किया है सर, तो सर पे नहीं किया है मतलब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब हम लोग अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट क्या बोलता है कि मैं हिस्ट्री रिकॉर्ड करने वाला पर्सन हूँ, मैं हिस्ट्री क्रिएट नहीं करता हूँ। हिस्ट्री कौन क्रिएट करता है? बिजनेसमैन। मैं हिस्टोरियन हूँ, मैं वॉर पे नहीं जाऊँगा, वॉर पे बाकी लोग जाएंगे, मैं लिख के रखूँगा कि इसने वॉर किया था, किसने किसको क्या किया था करके। तो सर वेजेस आउटस्टैंडिंग है मतलब पेमेंट नहीं किया है, मतलब ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। ट्रांजैक्शन हुआ नहीं तो रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा। ऐसा कोई बच्चा सोच सकता है। मैं बोलूँगा तो सही दिशा में जा रहा है, लेकिन जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं जा रहा है, तो बीच में ही रुक गया है। ये भी तो देख कि उन्होंने बोल के रखा है वेजेस आर आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि महीना खत्म हो गया है। अपने वर्कर को हमने बोल के रखा था हर महीने का पेमेंट आपको हम लोग महीने के एंड में करेंगे। महीना खत्म हो जाएगा तो वर्कर अपने दरवाजे पे दस्तक देने को आएंगे, बोलेंगे सर पैसा दो। दे आर स्टैंडिंग आउटसाइड। हमने उनका सर्विसेज यूज़ किया हुआ है, हमने उनका सर्विसेज यूज़ करके प्रोडक्शन किया हुआ है, गुड्स बेच के हो गया है, अब उनका सैलरी देने का समय आ चुका है। हमने ट्रांजैक्शन किया है। कौन सा ट्रांजैक्शन किया है? उनके सर्विसेज को लेने का ट्रांजैक्शन किया है। अब सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए पैसा देने का बाकी है। तो सर्विसेज लेने का ट्रांजैक्शन हो गया है। जिस तरह से गुड्स परचेस किया, पैसा देने का बाकी है, तो परचेस का एंट्री करके रखते हो क्रेडिट परचेस। वैसे ही जब तुमने दूसरे का सर्विसेज ले लिया, पैसा देने का बाकी है, तो तुमको क्रेडिट परचेस ऑफ सर्विस का एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वेजेस अपना खर्चा है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, और ये वेजेस पे करने का बाकी है। वर्कर्स दरवाजे के बाहर खड़े बोल रहे पैसा दो पैसा दो, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब स्टैंडिंग आउट। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उनको अपने को पैसा देने का बाकी दे। और क्रेडिटर्स तो बोलना पड़ेगा 2 वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या फिर 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, या फिर 2 वेजेस पेबल अकाउंट, या फिर 2 वेजेस ड्यू अकाउंट। जो लोग मेरे लेक्चर को पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं उनको फट से याद आएगा जब मैंने आपको पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल सिखाया था, किस अकाउंट को पर्सनल बोलने का, रियल बोलने का, नॉमिनल बोलने का, उसका रूल्स बताया था।
तब मैंने बोला था पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 अलग अलग टाइप के रूल्स रहते हैं, 3 अलग अलग टाइप के अकाउंट रहते हैं। एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग वाला पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन वाला पर्सनल अकाउंट, और तीसरा क्या बोला था मैंने, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एनी नॉमिनल अकाउंट विच आइदर हैज़ अ प्रीफिक्स और हैज़ अ सफिक्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, ड्यू, रिसीवेबल, पेएबल, अनएक्सपायर्ड, तो समझ जाने का अब वो नॉमिनल अकाउंट नहीं है, अब वो पर्सनल अकाउंट बन चुका है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन चुका है। मतलब वेजेस अपना खर्चा है लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस अपना लायबिलिटी है, वेजेस अपना नॉमिनल अकाउंट है लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस अपना पर्सनल अकाउंट है। वेजेस अपना खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और पे करने का बाकी, टू क्रेडिट द गिवर, ये वेजेस का सर्विस अपने को किसने दिया, जो बाहर खड़े उन लोगों ने दिया, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। करते सकते हैं एंट्री कैसे चली थी, ब्यूटीफुल एंट्री, क्या मस्त प्रॉब्लम है, 3 अलग अलग बड़े बड़े पॉइंट्स आपको सीखने को मिले। डर लगता रहेगा, डरिए मत, रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको समझेगा, किसी को भी समझता है, आप तो होशियार बच्चे हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, लेट मी कंसिडर 30 तारीख का ट्रांजेक्शन, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट ₹20,000, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट ₹30,000। बीइंग क्या रे, वेजेस आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डेड, O/S, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग, ये शॉर्ट फॉर्म है उसका, O/S मतलब आउटस्टैंडिंग। ओके, सो हियर यू कंप्लीट ऑल द एंट्रीज। अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर से एक बार जनरल का टोटलिंग करना पड़ेगा वरना 2 मार्क कटेंगे अपने। ओके, लेट मी टेक दी टोटल, 4,12,520 तो मेरे पास पहले से था, 4,12,520 मेरे पास पहले से था, उसमें मुझे 15,000 ऐड करने का है, फिर मुझे उसमें 20,000 ऐड करने का है, फिर उसमें मुझे 23,600 ऐड करने का है, फिर उसमें मुझे 1,12,000 ऐड करने का है, एंड लास्टली मुझे 30,000 ऐड करने का है। मतलब आंसर आएगा 6,13,120। ये मेरा आंसर है, आप अपना आंसर चेक कीजिए, प्लीज़ डू नॉट कॉपी, अपने खुद के हिसाब से वर्किंग कीजिए तो ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद को टोटलिंग करना है। ओके, एग्ज़ाम में मैं मदद करने को नहीं आऊँगा, मैं कॉलेज को अगर लेटर भी लिखूँगा ना कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, मेरे बच्चों को मुझे मदद करने की है, तो भी कोई भी कॉलेज मुझे मदद करने को, अंदर आने को देने वाला नहीं है। तो आप अकेले अकेले एग्ज़ाम सॉल्व करने वाले हो, तो प्लीज़ टेक दी टोटल ऑन योर ओन, 20,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800। आप जैसे होशियार बच्चे खुद टोटलिंग कर सकते हैं, मुझे पता है, मैं सिर्फ आपको मदद करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो आंसर आता है 6,13,120, और ये टैली हो गया है, और यहाँ पे ख़त्म हो गया। बोलने के लिए क्या करेंगे, हम उसको डबल अंडरलाइन करेंगे। डबल अंडरलाइन का मतलब क्या हो गया कि दिस इज़ नाउ ओवर, यहाँ पे ये महीना ख़त्म हो गया है। ओके, सो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। ओके, पूरा थका दिया मुझे भी उसने, बताते बताते अलग अलग पॉइंट सिखाया मैंने आप लोगों को। जिस प्रॉब्लम में ट्रेड डिस्काउंट भी रहता है, कैश डिस्काउंट भी रहता है, जीएसटी भी रहता है, और पार्शियल पेमेंट भी रहता है, ऐसे हमने 2 प्रॉब्लम किया अभी यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट। और हमने नया पॉइंट कौन सा सीखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस का एंट्री कैसे किया जाता है, जो पे किया, तो जब हम बोलते हैं कैश परचेस का एंट्री करने का, और अगर क्रेडिट परचेस रहेगा तो हम क्या बोलते हैं कि फिर भी रिकॉर्ड करके रखना, क्योंकि परचेस करके हो गया, पेमेंट करने का बाकी है। वैसे वेजेस में भी अगर वेजेस पे किया तो वेजेस टू कैश, और अगर हमने वेजेस पे करने का वादा किया है और वादा पूरा करने का डेट आ गया है लेकिन अभी तक हमने वादा पूरा नहीं किया है, तो लोग दरवाजे के बाहर खड़े, इट इज़ क्रेडिट परचेस ऑफ सर्विसेज, तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। जैसा क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स का एंट्री किया, वैसा क्रेडिट परचेस ऑफ सर्विसेज का भी एंट्री आ गया है। क्लियर, तो सच अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी टू टीच दिस प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। अब एक छोटा काम कर दीजिए, ये प्रॉब्लम फिर से एक बार 2 बार देख लीजिए। कल मैं सारे अलग अलग पॉइंट्स जो इसके पहले 8 प्रॉब्लम में डिस्कस किए थे, उसका सबका समरी कल डिस्कस करूंगा। इसको कल का लेक्चर रिवीजन लेक्चर है, बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि एट वन सिंगल ग्लांस आई एम गोइंग टू कंसिडर ऑल द पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट से लेकर जर्नल तक कैसे आने का, और जर्नल में कौन से छोटे छोटे पॉइंट याद रखने का। सो ब्यूटीफुल लेक्चर, इट विल बी जस्ट लाइक फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लाइक यू। तो कल मिलता है। ओके, चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।